राम जैतन बनमा सीता जाने को तैयारी जी, सुत के ना से जमिल तो पिए के ना पानी जी। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको गीत? तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 12 का, क्या चीज का, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, ठीक ना। देखिए हर चैप्टर के हम मॉडल सेट लेकर के आ रहे थे, ठीक ना। तो सोचे कि इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे लेसन डिमांड कर रहे थे, उसके आधार पर हम लाए हैं। इसमें भी हम टोटल 10 मॉडल सेट करवाएंगे। कितना? 10 मॉडल सेट करवाएंगे। ये पहला मॉडल सेट है। अगर 10 मॉडल सेट को लगातार आप देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन, भरोसा, जो भी कहिए, दिलाता हूं कि इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सब तो बोलवे करते हैं, हम भी बोल दिए। तो चलिए आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, और देखिए हंसी में मत लीजिएगा, काहे कि जितना भी है तो बिहार बोर्ड के द्वारा हम डाउनलोड किए हैं, ठीक है। और ये टोटल VVI है। अगर आपको इसको देख लेते हैं तो 10 को वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछवे नहीं करेगा जी। और इस मॉडल सेट से मान के चलिए तो 5 क्वेश्चन कम से कम आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समानतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है। तो एक वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है? तो एक अक्ष के समांतर होती है, y अक्ष के समानांतर होती है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, या दाएं से बाएं ऊपर की ओर चढ़ता है। तो क्या होता है? तो ये जो होता है बाबू, ये होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। देखिए कोई भी वस्तु का जो है जो मांग है से पहले बढ़ता तो है, लेकिन बाद में क्या होता है? तो नीचे गिरना स्टार्ट होता है। जैसे कोई भी वस्तु अगर मार्केट में आई है, मान के चलिए कोई आईफोन आया है, तो धीरे धीरे डिमांड नीचे और घसकने लगता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ना है किसके बारे में? तो वस्तु के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि मांग वक्र का नियम लागू नहीं होता है जब, मतलब मांग वक्र का लागू कब लागू नहीं होता है? तो कब नहीं होता है? पहला है अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, या फिर वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है, या फैशन बदल जाती है, या इनमें से सभी। तो देखिए मांग वक्र का जो नियम लागू नहीं होता है कब? जब ये जो है से इनमें से सभी, डी हो जाएगा, ठीक है। वस्तु का कीमत भी बदल जाता है, ठीक है, परिवर्तन गुणवत्ता में भी हो जाता है, और फैशन में भी बदलाव आ जाता है। आज के जो फैशन चल रहा है, मान के चलिए कि कुछ दिन में लंगटे घुमा देगा, ये कन्फर्म है। तो चलिए देखिए कुछ अभद्र बात की प्रयोग होगा, लेकिन हम गांव से बिलोंग करते हैं तो चलता है इतना, है ना। 3 नंबर है कि किसी वस्तु का मांग वक्र, तीसरा है कि किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। तो कैसे प्रभावित होता है? उपयोगिता से, उत्पादकता से, या लाभदायकता से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसे प्रभावित होती है? तो ये जो होती है बाबू से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है तो इनमें से कोई नहीं, किसी से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर की कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगा? तो देखिए कॉफी किसी वस्तु का अगर मूल्य बढ़ जाता है तो क्या चाय की मांग बढ़ेगी या घटेगी? तो देखिए बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो मान के चलिए आपके पास कि कोई मोबाइल फ़ोन है, उसको अगर कोई, मान के चलिए रियलमी का कीमत बढ़ गया, तो क्या रेडमी पर ज़्यादा जनता जाएगी ना? तो हाँ जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब कॉफ़ी का रेट बढ़ेगा तो चाय की ओर मांग में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 5 नंबर कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या चीज होगा? अरे भाई पेट्रोल में जब बढ़ जाएगा कीमतवा तो कार की मांग ऑटोमेटिक है कि घटना स्टार्ट हो जाएगा, लोग साइकिल पर चलने लगेगा, वही 500 ग्लैमर लेकर के घूमेगा मार्केट में, ठीक ना। तो क्या चीज वृद्धि होगा, कमी होगा, स्थिर रहेगा, या अप्रभावित रहेगा, यानी कि किसी प्रकार की कोई नहीं होगा। तो देखिए पेट्रोल का मूल्य बढ़ेगा तो कार की मांग में क्या चीज? तो कार की मांग में कमी गिर देखने को मिलेगी। क्या चीज? तो कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन बोलती है आपका कि सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण, सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब की मांग क्या हो जाएगा? देखिए किसी वस्तु का अगर मूल्य बढ़ गया तो उसका मांग में क्या होगा? तो मांग में कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कमी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि उदाहरण है। जो औद्योगिक में विकास के कारण जो मजदूरी की मांग में वृद्धि है, क्या कारण है, तो आय मांग में, क्रॉस मांग में, व्युत्पन्न मांग या प्रतियोगी मांग। जो औद्योगिक के विकास हो गया तो मजदूरी तो वृद्धि करना पड़ेगा ना जी, तो ये कैसा मांग कहलाता है, तो ये जो कहलाता है बाबू आपका व्युत्पन्न मांग कहलाता है। एक की अपेक्षा दूसरा को ही बढ़ जाना, यानी कि व्युत्पन्न मांग, ठीक है। उसके बाद है व्युत्पन्न मांग को हम इंग्लिश में क्या चीज बोलेंगे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पकाल में साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अल्पकाल में साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या चीज नहीं होता है, जैसे डॉट डॉट दे दिया ना जी कि अल्पकाल में डॉट 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 साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन साधन में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये जो साधन है बाबू आपका ये स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र ने डॉट 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 के नियम को इजाद किया है। तो किस नियम को इजाद किया है, तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र में नियम को इजाद किया बाबू वे ऑप्शन नंबर डी परिवर्तित अनुपात का नियम। कौन नियम, तो परिवर्तित अनुपात का नियम जो है से इसका इंक्रीज किया है, ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए टोटल जो पढ़ा रहा है बाबू टोटल VVI है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, VVI है, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मेरा गारंटी है। जब एग्जाम में आप बैठिएगा ना तो देखिएगा कि नहीं क्या पढ़ाया था, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन है वही वहाँ पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपको पता है कि 100 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको 50 नहीं चुनना है, तो आप ये भी बात याद रखिएगा, जो आप कॉन्फिडेंस से रहेंगे उसी को टिक आउट करना है, ना कि किसी के बारे में कंफ्यूज है उसको भी टिक आउट करते चले जाए, हमको 100 में से 50 चुनना है, 50 चुन करके आएंगे, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर है कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तित संभव है। तो उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तित कब संभव है, तो अल्पकाल में, दीर्घकाल में, मध्यवर्ती काल में या बाजार काल में। तो ये जो संभव है बाबू वे दीर्घकाल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर कि कुल उत्पादन परिवर्तित साधनों की इकाई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या चीज दे दिया, मिसप्रिंट है लगता है, कि कुल उत्पादक परिवर्तनशील साधनों की इकाई ऊपरी फार्मूला को हल करने में उपयोग होता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या चीज कहना है कि कुल उत्पादन बटा, कहे ना कि मिसप्रिंट है, बटा में परिवर्तनशील साधनों की इकाई बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन या फिर वार्षिक उत्पादन। तो क्या होगा, ये जो हो जाएगा बाबू आपका औसत उत्पादन, औसत उत्पादन हो जाएगा, ठीक ना। कुल उत्पादन बटा परिवर्तनशील साधन को जब भाग देते हैं तो औसत उत्पादन निकल करके आती है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि व्यष्टिक अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो देखिए आपको 2 इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो राष्ट्रीय आय के बारे में, राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, एक विशिष्ट फर्म के बारे में, या इनमें से सभी। तो किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये जो करते हैं बाबू एक विशिष्ट फर्म के बारे में पढ़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय आय उत्पादित राय जब पूछेगा ना तो इनमें से सभी मत मार दीजिएगा, क्या कि आजकल को जो ट्रेंडिंग में लेकिन के दिमाग चलता है कि हम सभी मार दें, ये गलत है। ये जो सभी कब होगा, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र दिया रहेगा तब, ये नहीं समष्टि दिया रहेगा तब उसको में पूरे का अध्ययन करते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो किस में निजी और सार्वजनिक किस में होता है, पूंजी अर्थशास्त्र में, समाजवादी अर्थशास्त्र में, या मिश्री अर्थशास्त्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो निजी और सार्वजनिक जब हो जाएगा बाबू तो ये जो हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थशास्त्र में। और हमारा देश का कैसा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा है से किससे जुड़ी है, तो समिल्सन से, मार्शल से, हिक्स से या रॉबिन्स से। तो किससे जुड़ी है, तो ये जो जुड़ी है बाबू वे सिमुलेशन से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सेवा के उदाहरण है। तो सेवा के उदाहरण कौन कौन सा है,
चिकित्सा के कार्य, अध्यापकों का कार्य, वकीलों के कार्य, या इनमें से सभी। तो देखिए एक तरह से सेवा तो सभी दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर है तो भी तो अगला को सेवा प्रदान कर रहा है, जैसे हम अध्यापक हैं तो हम भी तो आप लोग को सेवा प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद वकील है, किसी को भी कांड में फंसा है तो उसको भी छोड़ा रहा है तो भी सेवा कार्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है। तो आर्थिक वस्तु कौन है? टेलीविजन, हवा, सूर्य की रोशनी या नदी का पानी। तो आर्थिक, आर्थिक कहने का मतलब है, समझ रहे हैं ना, है कि जो आर्थिक रूप से नहीं, इकोनॉमिक्स गुड, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा, हवा हो जाएगा, सूर्य की रोशनी हो जाएगा, या नदी का पानी। तो देखिए टेलीविजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जो है हवा, पानी, रोशनी, ये सब जो है से नेचुरल चीज़ है ना, ये आर्थिक चीज़ नहीं होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्बलता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन जो दुर्बलता को जो समस्या हम लोग झेल रहे हैं वो किसके कारण है? तो असीमता के कारण, सीमित के कारण, पर्याप्त के कारण, या बहुत ज़्यादा के कारण। तो देखिए ये जो है सीमित है, इसलिए हम लोग जैसे आज न कल संसाधन खत्म होगी, ये कन्फर्म मानिएगा, तो इसलिए सीमित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं के सामने करना पड़ता है। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सामना करना पड़ता है? तो किसको? पूंजीवादी को, समाजवादी को, मिश्रित को, या इनमें से सभी। तो किसको करना पड़ता है? तो ये जो करना पड़ता है बाबू, इनमें से सभी को आर्थिक सामना करना पड़ती है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि सभी आर्थिक समस्याओं के कारण है। तो सभी आर्थिक समस्याएं के क्या कारण है? तो असीमित इच्छा, सीमित साधन, विभिन्न प्रधानता, इनमें से सभी। तो देखिए आर्थिक जो समस्या बन के कारण हमारा समाज में जो उत्पन्न हो रहा है, ये सभी कारण है। इच्छा है कि अपना गर्लफ्रेंड को हम 4 व्हीलर में गिराएं, घुमाएं, ठीक है, गिराएं नहीं, घुमाएं, लेकिन पैसा तो है नहीं, है ना। कोई कह रहा है कि हम 4 व्हीलर के लिए चांद तला तोड़ लेंगे, ताजमहल बना देंगे, तो खाली इच्छा रखने से नहीं ना होगा, आपके पास संसाधन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन धन की विशेषता है। तो धन की विशेषता कौन हो जाएगा? उपयोगिता, सीमितता, विनिमय साधन, या इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएगा से कौन हो जाएगा? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, सभी है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पूछा है, तो क्या होगा? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, या आर्थिक विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज केंद्रीय समस्या है बोला ना है, तो केंद्रीय समस्या में हो जाएगा बाबू इनमें से कोई नहीं। साधन को आवंटन करना, साधन को कुशलतम से प्रयोग करना, या आर्थिक विकास, इनमें से केंद्रीय समस्या नहीं है। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संभवता वक्र का ढाल होता है। तो उत्पादन संभवता वक्र का ढाल कहाँ से कहाँ होता है? तो ये जो होता है बाबू आपका दाएं से बाएं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जी? तो दाएं से बाएं हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर है कि एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। एक देश का आर्थिक विकास किससे निर्भर करता है? तो पूंजी साधन से, बाजार आकरण से, या प्राकृतिक खनिज से, इनमें से सभी। तो एक देश का जो आर्थिक निर्भर करता है बाबू, ये सभी से करता है। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है क्या चीज? लाभ अर्जित करना, गलाकट प्रतियोगिता, या नियंत्रण मुक्त व्यवस्था, या अधिकतम लोक कल्याण। तो एक समाजवादी को जो होता है बाबू, ये होता है अधिकतम लोक कल्याण की बात करता है। किसके बात करता है? तो अधिकतम लोक कल्याण की बात करता है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार किस में पढ़ा जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, या समष्टि अर्थशास्त्र में। तो किस में पढ़ा जाता है? तो ये जो पढ़ा जाता है बाबू व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 26 नंबर कि उपयोगिता की माप
की जाती है। तो उपयोगिता की माप किसके द्वारा की जाती है? वस्तु के विनिमय द्वारा, वस्तु के चमक द्वारा या मुद्रा द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है? तो उपयोगिता का जो माप किया जाता है बाबू वे मुद्रा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि गोसेन का प्रथम नियम क्या चीज कहता है? तो गोसेन का जो प्रथम नियम क्या चीज? मांग का नियम कहता है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम या सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम या उपभोक्ता की बचत। तो गोसेन का जो प्रथम नियम कहता है बाबू वे कहता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है। ठीक है। उसके बाद है 28 नंबर कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम के प्रतिपादक कौन थे? अभी जस्ट ऊपर आया, देखिए क्वेश्चन कितना घुमा दिया कि गोसेन के प्रथम नियम क्या कौन थे? तो सम सीमांत के नियम। और सम सीमांत के नियम के प्रतिपादक यानी किसने दिए थे? तो किसने दिए थे? तो ऊपर के अनुसार बता दीजिएगा ना कि ये दिए थे गोसेन साहब में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोसेन साहब ने ही दिए थे। उसके बाद है 29 नंबर कि सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं। तो सीमांत उपयोगिता की गणना कैसे करते हैं? तो ये जो करते हैं बाबू से ऑप्शन नंबर ए से, यही फार्मूला है। ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू। ठीक है। उसके बाद है 30 नंबर कि जब कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी अधिक होता है, जब कुल उपयोगिता अधिक होता है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो सीमांत उपयोगिता क्या चीज होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज होता है? तो ये जो होता है बाबू से ऋणात्मक होता है, जब कुल उपयोगिता क्या चीज उच्च हो और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक चला जाता है। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर है कि निम्न में से कौन सत्य है? तो कौन है? टोटल यूटिलिटी तब तक उच्चतम होता है जब तक कि एमयू यानी कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहता है। टोटल यूटिलिटी उच्चतम होता है जब तक सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होता है। या फिर 3 नंबर का आता है कि टोटल यूटिलिटी तब तक गिरने लगता है जब तक एमयू ऋणात्मक होता है। तो कब होता है? या इनमें से सभी। तो ये जो होता है बाबू आपका ये सभी केस आपका लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। उसके बाद 32 नंबर कि उदासीनता वक्र होता है। तो उदासीनता वक्र क्या होता है? तो उद्गम की ओर उत्तल होता है, उद्गम की ओर अवतल होता है, या ये भी दोनों होता है, या फिर क्या चीज? तो सभी होता है। तो क्या चीज होता है? तो ये जो होता है बाबू आपका उद्गमता की ओर उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर है कि उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो उपयोगिता का जो गणना था वो किसके सिद्धांत दिए थे? तो मार्शल साहब ने, पिगू साहब ने, हिक्स ने, या फिर रॉबिन्स ने। तो किसने दिए थे? तो ये जो दिए थे बाबू ये मार्शल साहब ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 34 नंबर कि एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करेंगे? जैसे उपयोगिता को अधिकतम करेंगे, अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदेंगे, उत्पादन लागत कम करेंगे, या बहुत वस्तु खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो आप जब उपभोक्ता हैं तो क्या करेंगे? तो आप यही नहीं करेंगे कि उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। जैसे उपभोक्ता आप हैं तो उपभोक्ता अधिकतम करेंगे तो सभी इसमें लागू हो जाएगा। ठीक है। हम किसी वस्तु को ज़्यादा अगर खाना पसंद करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि उसका बिक्री होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए मांग के लिए होनी जरूरी है। तो मांग के लिए क्या चीज़ जरूरी है? वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, साधन होनी चाहिए, खर्च करने की तत्पर होना चाहिए, इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी रहेगा तभी नहीं करिएगा जी। जैसे वस्तु की इच्छा, आपका गर्लफ्रेंड बोल दिए कि चलिए ना हमको पिज्जा खाना है, तो वस्तु की इच्छा है, खाने का इच्छा है। साधन जैसे उसके पास कुछ तो होना चाहिए जाने के लिए ना, उसके पास साधन होनी चाहिए। अब खर्च करने के तत्पर, अब जेब में पैसा है या ना है, गर्लफ्रेंड कह दे कि हमको पिज्जा खाना है, तो होगा संभव? नहीं होगा। इसलिए सब सभी होनी जरूरी है। उसके बाद है 36 नंबर कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा? एकदम दौड़ के लूटने पड़ेंगे। क्या चीज? मांग बढ़ती है, मांग घटती है, मांग स्थिर रहती है, मांग बढ़ती है और घटती भी है। तो नहीं, जब किसी वस्तु के मूल्य में जो है से गिरना स्टार्ट हो गया तो वस्तु की मांग बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद है गिफिन वस्तु किस प्रकार की वस्तु है, तो गिफिन वस्तुएं क्या होता है, विशिष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, समान होता है या निकृष्ट होती है। तो जो गिफिन वस्तुएं होती है बाबू ये निकृष्ट होती है, ऑप्शन नंबर डी होता है, इन्फीरियर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है 38 नंबर की मांग और मूल में संबंध है। तो मांग और मूल में कैसा संबंध है, तो मांग और मूल में एक विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है, तो मांग और मूल में जो है से विपरीत संबंध है। जैसा ही मांग बढ़ेगा एक मतलब है कि मूल उसको घटाना पड़ेगा, और मूल घटेगा तो मांग ऑटोमेटिक है कि बढ़ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 39 नंबर की मांग का नियम व्यक्त करता है। तो मांग के नियम किससे व्यक्त करता है, तो वस्तु की कीमत से, वस्तु की कीमत एवं मांग की गई मात्रा के बीच का संबंध को, दो वस्तुओं की कीमत के संबंध को, उपभोक्ता की आय तथा मांग की गई वस्तुओं के बीच का संबंध को, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका है बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की कीमत एवं मांगी गई वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का 40 नंबर की मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो किस पर नियम लागू नहीं होता है, आरामदायक वस्तुओं पर, विलासित वस्तुओं पर, आवश्यक वस्तुओं पर या फिर निम्न कोटि की वस्तुओं पर। तो किस पर लागू नहीं होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम अगला वीडियो लाएंगे उसमें बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।